Hello, Bachalo, and welcome to our channel EduPlaneto. In the last class, we have studied Nutrition in Plants, Class 7, Chapter 1. And now we are continuing with Nutrition in Animals, Class 7, Chapter 2. So let's start. Content of this chapter is, we are going to study here modes of nutrition in animals, process involved in nutrition, human digestive system, digestion in ruminants, and digestion in amoeba. These are the 5 topics we are going to cover. Now first question arises here is, what is nutrition? भैया nutrition क्या होता है? Last class we have studied nutrition क्या होता है? The process of taking in the food, जब एक process थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, खाने को खा रहे थे, and utilizing it for the various life process is known as nutrition. Nutrition क्या था? जब हम खाने को खा रहे थे और फिर वो उस फूड को हम अपनी बॉडी में यूज कर रहे थे अलग अलग प्रोसेस के लिए. प्रोसेस मतलब मैंने बताया था ना, हम कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, हम खाते हैं, पीते हैं, हम घूमते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें सबके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से. ठीक है, तो हम जब फूड को खाते हैं और उसके एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. ठीक, नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जैसे प्लांट्स अलग अलग तरीके से खाना खाते थे, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें भी बहुत अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. सो हर जो स्पीशीज होता है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ईच स्पीशीज और द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज देयर ओन वे ऑफ टेकिंग इन द फूड. हर अलग अलग स्पीशीज का अपना खाना खाने का अलग अलग तरीका होता है. फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, फर्स्ट वन इज द बीज एंड द हमिंग बर्ड्स सक प्लांट नेक्टर. जो बीज होती हैं और जो हमिंग बर्ड्स होती हैं वो प्लांट का नेक्टर खाती हैं, नेक्टर सक करती हैं. सक मतलब, ठीक है, प्लांट का नेक्टर इज द स्वीट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लांट फ्लावर्स. फ्लावर्स जो होते हैं ना, उसमें देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. जो फ्लावर्स होते हैं उसमें एक स्वीट सब्सटेंस होता है, दैट इज नोन एज नेक्टर. और जो बीज होती हैं और हमिंग बर्ड्स होती हैं वो उसी को खाती हैं. सेकंड इज इन्फेंट. इन्फेंट मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ह्यूमंस का, ठीक है, या फिर कुछ एनिमल्स का. वो क्या पीता है? दे ड्रिंक मदर्स मिल्क. ठीक है, वो अपनी मम्मी का मिल्क पीते हैं. Snakes such as python consume the animals upon which they prey. मतलब जो सांप होते हैं, जैसे कि कुछ सांप कैसे होते हैं, पाइथन स्नेक का नाम सुना है आप लोगों ने, वो क्या करते हैं? वो कुछ जानवरों को ही खा जाते हैं. ठीक है, प्रे मतलब जिनका वो शिकार करते हैं. Aquatic animals filter small food particles floating close by and feed on them. जो aquatic animals कौन होते हैं? चलिए जी आंसर दीजिए. चलिए, एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. ठीक है, समुद्री जानवर बेसिकली. तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आसपास में जो छोटे मोटे खाने की चीजें मिलती हैं उसको वो लेते हैं, फिल्टर करते हैं. फिल्टर मतलब उसमें से पानी और जो गंदगी होती है उसको हटा के वो बाकी उस फूड को खा जाते हैं. तो हमने इसी में देखा कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे वो किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खा रहे थे. ठीक, नाउ मूविंग फर्दर वी कैन सी दैट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो हैं वो और सब कैटेगराइज किए गए. अभी हमने कुछ एग्जांपल देखे, अब उसे हम प्रॉपरली कैटेगरी करके देखेंगे. एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते. हमने लास्ट क्लास में किया था ये चीज कि हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, यानी वो या तो वो डायरेक्ट पौधों को खाते हैं या फिर वो ऐसी चीजों को खाते हैं या ऐसे जानवरों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं. ठीक, अब हम लोग प्लांट्स जो हैं, इतने जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो किस तरीके से खाना खाते हैं उसके बेसिस पे एनिमल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स. दीज आर द 4 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, तो नाउ वी हैव 4 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस. हर्बीवोरस कौन से होते हैं? दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि गोट, काव एंड डियर, ये सिर्फ घास खाते हैं ना. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स कौन होते हैं? दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड. जो सिर्फ दूसरे जानवरों को ही खाते हैं. ठीक है, these are known as carnivores. Example lion, tiger and lizard. ठीक है, omnivores. omnivores क्या होते हैं भाई? omnivores वो होते हैं
दोज एनिमल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, मतलब दे आर हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस बोथ को। पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और जानवरों को भी खा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैन, हम लोग, हम क्या करते हैं, हम हरी सब्जियां वगैरह भी खाते हैं एंड वी ईट चिकन फिश वगैरह, ठीक है, एंड डॉग्स एंड क्रोज आर फर्दर एग्जाम्पल। अगला है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होता है? Some living organisms get their food by living or in another living organism। देखो, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, या वो किसी के ऊपर रह के खाना खाते हैं या फिर उसी के अंदर रहते हैं। जैसे कि मॉस्किटो, देखो मॉस्किटो हमारा ही खून पीता है, हमारे बालों में जो जुएं पड़ जाती हैं, बेसिकली दे आल्सो गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अस। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि गट वर्म्स, बॉडी लीज, ऐसे बहुत सारे अदर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और की बॉडी पे डिपेंड होकर उनसे खाना लेते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव स्टडीड द 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन, 4 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, कि एनिमल्स भी अपना खाना किन किन 4 तरीकों से खा सकते हैं। याद रहेगा, देयर इज अ डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स गिवन। नाउ हियर इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली ये भी एक प्रोसेस है जिसमें कि एक एनिमल अपना खाना खाता है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जो प्रोसेस है इसमें 5 स्टेप्स हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। दीज आर द 5 स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो बेसिकली अपना खाना इसी पूरे 5 स्टेप्स के थ्रू हम लेते हैं, मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा है। नाउ लुक एट द 5 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। जब हम खाना अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन मतलब हमने खाना लिया, हमने उस खाने को खाया, बस यहाँ तक की प्रोसेस हो जाती है इंजेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज डाइजेशन। अगली प्रोसेस कौन सी होती है? डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स is broken down into the simple water soluble molecules is called digestion। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? मैंने खाना खाया, अब वो खाना जो फूड हम लोग खाते हैं, we take the food into the form of a large molecules, ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो खाना होता है उसको छोटे 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 पीसेस में तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और उसको वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है जो कि वाटर के साथ सॉल्युबल हो। द बेनिफिट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन बिकमिंग वाटर सॉल्युबल, जब कोई मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी ना उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। इसीलिए इस प्रोसेस में डाइजेशन में हुआ क्या कि इंजेशन में हमारी बॉडी ने क्या किया, फूड को टेक किया, डाइजेशन में उस फूड को ब्रोक डाउन किया गया। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? दिस प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में की प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड है उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया, अब वो फूड फाइनली इंटेस्टाइनल वॉल, जो इंटेस्टाइन होती है ना हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी वॉल्स के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम्स को पास होती है। कैसे होती है हम यहाँ भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप इज असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर द एनर्जी ग्रोथ रिपेयर इज कॉल्ड असिमिलेशन। अब देखिए हुआ क्या, खाने को हमने टेक कर लिया, इनटेक किया, उसके बाद खाने को ब्रोक डाउन किया हमने डाइजेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट हमने एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या किया, उसको अपनी बॉडी के अराउंड मूव किया, ठीक है, हमने मतलब क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल से उसको अपनी बॉडी में भेज दिया। असिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है ना, जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया अब उसको हमारी बॉडी यूज करेगी, ठीक है, उसमें से एनर्जी को यूज करेगी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन। लास्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाने को ब्रोक डाउन कर दिया, मैंने पूरी बॉडी में यूज कर लिया, अब उसके बाद कुछ बचता है अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसा फूड जो मेरी बॉडी यूज नहीं कर सकती, उसके लिए वो वेस्ट है, तो वो फूड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, दैट इज नोन एज इजेशन, और उसी को क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। सो हियर वी हैव सम ट्रिक्स, लुक हियर, हम कैसे याद रख सकते हैं इसे,
वी कैन रिमेम्बर इट थ्रू दीज 5 बेसिक स्टेप्स। इंजेशन को इन से याद रखिए, इन मतलब हमने फूड को अपने बॉडी के अंदर लिया, ठीक है। डाइजेशन डाउन, डाउन मतलब ब्रोक डाउन किया खाने को, ठीक है। अराउंड मतलब अब एब्जॉर्ब करके हमने फूड को अपनी बॉडी के अराउंड में भेज दिया। एसिमिलेशन मतलब अब हमने उसको क्या किया, बॉडी के अंदर यूज किया। एंड इजेशन यानी इजेक्ट, हमने उसको बॉडी से रिमूव कर दिया। इज इट ओके? दिस इज द ट्रिक है। इज इट ओके? नाउ मूविंग फर्दर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर अराइजेस हियर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खाते हैं, वो अपनी बॉडी में उस फूड को यूज करते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेसेस। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। चलिए देखिए, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें एलिमेंट्री कैनाल है, उसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स वगैरह भी हैं, एंड देयर इज सम ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है। वी विल स्टडी है। सो द पार्ट्स हियर आर माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and last is anus, ठीक है। We will study all of this in the further slides. The gland which associates with the human digestive system are, अब हमारी ह्यूमन, मैंने बोला ना, अभी बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है, कुछ ऑर्गन्स भी हैं और उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी हैं। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, ठीक। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ या फिर बकल कैविटी के पास होती है। सेकेंड इज लिवर, लिवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड, ठीक है। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो कि कहाँ पे है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के पास है, ऑन द राइट साइड। उसके बाद आता है पैनक्रियास, पैनक्रियास का है हमारे स्टमक के जस्ट ऊपर। The ducts of the various glands opens into the alimentary canal and pours secretion of their juices into the alimentary canal. जो मतलब जो ये juices है ना, ये जो भी glands है वो अपना juice कहाँ secrete करती है, alimentary canal में, ताकि हमारी बॉडी उसे यूज कर सके, ठीक है। तो अभी तक हमने बस जनरल पढ़ा कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं और उसको हम बहुत अच्छे से आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम सिस्टम। नाउ द यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से। In this diagram we can see here, this is the mouth part of our mouth part, और इसको हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी, याद रखिएगा। यहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, फूड यहाँ से एंटर करता है। दिस पाइप इज नोन एज ओइसोफेगस, ओइसोफेगस बोलते हैं इस पाइप को, ठीक है। यहाँ से हम, ये हमारा स्टमक है, यहाँ देखिए ये है गॉल ब्लैडर, वी कैन सी ये डायफ्राम है, डायफ्राम बेसिकली इसमें काम नहीं है। बाइल डक्ट देखिए यहाँ पे, वी कैन सी है बाइल डक्ट। उसके बाद लिवर एंड हियर इज पैनक्रियास। नाउ यहाँ ये जो बाहर है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड इनर साइड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज अपेंडिक्स एंड दिस इज एनस। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ फर्दर यहाँ पे जो बकल कैविटी है, यहाँ पे इसके पास ही होता है सलाइवरी ग्लैंड। फर्दर वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। डाइजेशन इन द माउथ, अब हमारे माउथ में डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टेप वाइज हम देखेंगे। We take food through our mouth, and the process of taking into the food is called ingestion. मैंने बताया था ना अभी कि जो फूड को हम अंदर लेते हैं, that process known as ingestion। तो ingestion कहाँ होता है, हमारे बकल कैविटी या हमारे माउथ में। जो बकल कैविटी या वह हमारा जो माउथ होता है, उसमें टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बकल कैविटी। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे बकल कैविटी के 3 पार्ट्स हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। Digestion begins in the mouth when we chew the food with the help of our teeth. Digestion तब शुरू होता है जब हमारे मुंह में हम खाने को दांत की मदद से तोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। दांत क्या करते हैं, टीथ क्या करते हैं, हमारे फूड को वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ देखिए, छोटे छोटे पीसेस में खाने को ब्रेक डाउन कौन करता है, टीथ, और उसको च्यू और ग्राइंड करने में मदद करते हैं। च्यूइंग ब्रेक डाउन of the food into smaller pieces and mixes them with the saliva, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं mastication. This is a very important process, remember it. mastication एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है,
हम लोग क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं टीथ की मदद से, उसको टंग की मदद से सलाइवा के साथ। सलाइवा इज द लिक्विड विच इज सिक्रेटेड इन आवर माउथ ड्यू टू द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की वजह से एक वाटर जैसा लिक्विड हमारे मुंह में आता है, दैट इज नोन एज सलाइवा। और जब हम खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के, हमारी जो टंग होती है ना, वो क्या करती है, खाने को पूरे मुंह में रोटेट करती है, जिसकी मदद से सलाइवा जो होता है वो खाने में अच्छे से मिक्स हो पाता है, ठीक है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोसेस, दिस प्रोसेस नोन एज मैस्टिकेशन, ठीक है। द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। ये अभी बताया मैंने कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो वाटर जैसा लिक्विड सिक्रीट करती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। Saliva is a digestive juice that helps to particularly digest the starch present in the food. पता है ना ये बात कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, स्टार्च की फॉर्म में, है ना। तो जो वो स्टार्च है, हमने फूड को खाया, फूड या तो डायरेक्टली प्लांट से आता है या इनडायरेक्टली आता है। अगर हमने जो भी फूड खाया वो किसकी फॉर्म में था, स्टार्च की फॉर्म में। तो सलाइवा जो करता है ना, सलाइवा जो जूस होता है वो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है, स्टार्च को फर्दर ब्रेक डाउन करने में। और टंग का रोल मैंने बता ही दिया, टंग जो होता है वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग जो है वो मसल से बनी हुई ऑर्गन है, दैट हेल्प्स यू ईट द फूड, जो हमें खाना खाने में मदद करता है। इट हेल्प्स द सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड द हेल्प्स इन द स्वेलिंग। अब क्या होता है, जो टंग होता है उसका क्या काम है, वो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमें खाने के टाइम पे हेल्प करता है। वो हमारे सलाइवा के साथ खाने को मिक्स करता है, जिसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट करना, स्वेलो करना, ठीक है, यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। हम अब जो खाने का टेस्ट होता है वो भी किसकी वजह से आता है, टंग की वजह से। तो पता है ना, टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग टेस्ट हमें डिटेक्ट करवा पाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? डाइजेशन का इंजेक्शन प्रोसेस कहाँ से बिगिन हुई, फ्रॉम आवर माउथ। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ के 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, ठीक है, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड एंड द लास्ट वन इज टंग, ठीक है। टंग का काम होता है सलाइवा के साथ मिक्स करना, टीथ का काम होता है खाने को ब्रेक डाउन करना, और जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा सिक्रीट करती है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ओके। नाउ सेकंड इज आवर टीथ, ठीक है। हम अपने दांतों पे आते हैं। नाउ टीथ में देखिए, यहाँ पे टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग, ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग द फूड। खाने को कट करके ग्राइंड करने में और टीयर करने में हमारे कौन मदद करता है, टीथ, ठीक है। अब हमारे पास टीथ भी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और उनके अलग अलग जॉब्स होते हैं। यहाँ देखिए फ्रंट में वी हैव दीज 4 इंसीजर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। इंसीजर्स का काम क्या होता है, ये जो होते हैं खाने को बाइट करने में और कट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं कैनाइंस। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, कैनाइंस। यहाँ पे फिगर में देखते जाइए साथ में। कैनाइंस जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एंड आर यूज्ड फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। अब खाने को टीयर करने में किसकी कौन मदद करता है, हमारी कैनाइंस, ठीक है। Teeth are at the back of your mouth are broad with almost flat surface. अब जो हमारे माउथ के ना लास्ट में जो टीथ होते हैं, देखना ध्यान से यहाँ पे, वो जो टीथ होते हैं ना वो बहुत ज्यादा फ्लैटी टाइप के होते हैं, दे आर नॉट वेरी पॉइंटेड, ठीक। तो उनका काम क्या होता है, ये हमारे खाने को क्रश करने में मदद करते हैं और उनको ग्राइंड करने में, एंड आर कॉल्ड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और इन टीथ का नाम क्या होता है, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड 3 टाइप्स ऑफ टीथ। इंसीजर्स आगे होते हैं and they are used for the biting and cutting. Then उसके बाद होते हैं canines. Canines का वर्क होता है basically pursing and tearing of the food. Last is the premolars and molars. Basically these are the broad with almost the flat surface. ये broad होते हैं और उनका surface लगभग flat ही होता है। ये खाने को crush करने में और उनको grind करने में help करते हैं। White substance that covered your teeth is called enamel. अब हमने सबने देखा होगा हमारे दांत व्हाइट कलर के होते हैं, तो जिस सब्सटेंस की वजह से वो व्हाइट होते हैं, these are known as enamel. उसे क्या बोलते हैं हम, enamel, ठीक है। There are 2 types of teeth, milk teeth and permanent teeth. सुना है ना बचपन में दूध के दांत होते हैं, something like that also. Milk teeth क्या होते हैं, A child has 20 teeth. एक बच्चे के मुंह में सिर्फ 20 दांत होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो अपर एंड लोअर जो दोनों में होते हैं। इन टीथ को हम मिल्क टीथ बोलते हैं। वो एक एज के बाद फॉल करने, गिरने लगते हैं। 6 to 8 के एज के बाद वो क्या होते हैं,
इन्हीं के बीच में वो फॉल होने लगते हैं और उसकी जगह पे न्यू टीथ आगे ग्रो होते हैं। और ये जो टीथ होते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं, कुछ टाइम बाद ये टूट जाते हैं, इन टीथ को हम मिल्क टीथ बोलते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होते हैं? ये सेट ऑफ दांत होते हैं जिसमें 32 टीथ होते हैं, 16 अपर एंड लोअर जो, मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना जिनकी एज होती है आफ्टर ब्रोकिंग डाउन ऑफ मिल्क टीथ के बाद देयर इज एन एज जिसमें कि जो दांत होते हैं दे आर परमानेंट, ठीक है। 32 टीथ होते हैं परमानेंट, जो 16 लोअर जॉ एंड 16 अपर जॉ में होते हैं। 4 incisors, 2 canines and 4 premolars and 6 molars. Total number of teeth दोनों ही jaws में मिला के इतने होते हैं। Is it okay? Now next is the food pipe and the oesophagus. हमारे digestive system का थर्ड पार्ट है food pipe. Food pipe जो होता है ये हमारे जो खाना हमने मुंह से स्वेलो किया, अब हमने उसको निगल लिया, देन इट कम्स टू द फूड पाइप या फिर उसे ओइसोफेगस कहते हैं। हमारा ओइसोफेगस जो होता है वो माउथ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? स्टमक में, ठीक है। ये जो होता है पूरा का पूरा ही मसल से बना होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ से मुंह से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे माउथ का ऊपर बकल कैविटी और यहाँ पे स्टमक, इसके बीच में क्या है? हमारा ओइसोफेगस, ठीक है, या फिर फूड पाइप। जो फूड होता है वो यहाँ पे आ जाता है, पुश होता है अंदर की साइड, और इसके अंदर ना एक मूवमेंट होती है, रिदमिक मूवमेंट। रिदमिक मतलब ऐसे ऐसे, यहाँ देखिए ध्यान से, कॉन्ट्रास्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब फूड अभी यहाँ पे है, फिर उसके बाद अभी अगले मूवमेंट पे कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर जो फूड हो जाएगा वो आगे की साइड पुश हो जाएगा। यहाँ देखिए ये अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो फूड जो था वो आगे की साइड पुश हो गया, फिर दोबारा से ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, पुश हुआ, फिर रिलैक्स हुए। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग का जो मूवमेंट इनमें चलता रहता है ना, इस मूवमेंट को ही पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, द रिदमिक मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेसिंग। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो होते रहते हैं ना मसल्स, इनका जो रेगुलर मूवमेंट है दैट इज नोन एज पेरिस्टेल्सिस। और ये पूरे के पूरे ओइसोफेगस में ये मूवमेंट चलती रहती है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो हमारे माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। Now here is stomach. Stomach जो होती है that is a thick walled bag present on the left side of the abdomen. हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है? स्टमक। इधर देखिए, ठीक है। It is the widest part of the alimentary canal. हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? स्टमक। स्टमक की जो दीवारें होती है ना, यहाँ पे जो स्टमक की वॉल्स दिख रही है आपको, ये स्टमक की वॉल्स जो होती है वो जूस सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? गैस्ट्रिक जूसेस। और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन दैट इज एन एंजाइम, एंड लास्ट इज म्यूकस। अब हम पढ़ेंगे इनके काम क्या होते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना वो क्या करता है? हमारे स्टमक में एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, ठीक है। फूड को क्या कर देता है? वो एसिडिक मीडियम बना देता है, जिससे कि क्या होता है ना, ये जो पेप्सिन है जो एंजाइम्स है ना, ये पेप्सिन, ये अपना काम, यानी इनका काम क्या होता है? खाने को डाइजेस्ट करना। प्रोटीन दिया हुआ है ना यहाँ पे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना किसका काम होता है? एंजाइम पेप्सिन का। तो जो ये पेप्सिन है ये अपना काम अच्छे से कर पाए, इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अच्छा सा एसिडिक मीडियम बना देता है। एसिड जो होता है वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसकी वजह से दैट एंटर अलोंग विद द फूड। अब हम खाना खाते हैं उसके साथ कभी कभी बैक्टीरिया भी एंटर हो जाते हैं। उन बैक्टीरिया को किल करने का काम किसका होता है? किसका काम है वो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। लास्ट इज द म्यूकस। अब हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है एसिडिक मीडियम बनाना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। म्यूकस क्या करता है? हमारी स्टमक की जो दीवारें होती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे बचाता है? जो एसिड सिक्रेट हुआ है, जो अगर ये म्यूकस नहीं होगा ना तो सिर्फ जो हमारे स्टमक में एसिड है वो हमारी वॉल्स को गला देगा और फिर उसके बाद वी कैन नॉट सर्वाइव। सो बेसिकली म्यूकस प्रिवेंट या फिर प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो खाना पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है वो स्टमक से कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली मतलब पूरी तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी पार्शियली थोड़ा बहुत हुआ। तो क्या हुआ? बकल कैविटी से खाने को हमने ब्रोक डाउन करके ओइसोफेगस से स्टमक में भेजा। ओइसोफेगस में रिदमिक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से खाना फर्दर मूव कर पाता है। नाउ लास्ट वाज द स्टमक। स्टमक में खाना पार्शियली डाइजेस्ट होता है। नाउ हियर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। कॉइल यहाँ पे देखिए, ये बहुत ज्यादा आपस में ऐसे देख रहे हैं, ये बहुत कम स्पेस में इसको फिट किया जाता है। इसकी टोटल लेंथ होती है 7.5 मीटर।
खाना जो होता है स्टमक के बाद एंटर, फूड जो होता है ना वो फिर उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फिर उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन की लास्ट स्टेप होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना उसमें लिवर और पैनक्रियाज से जो जूस सिक्रीट होते हैं वो यहाँ पे आके मिलते हैं। लिवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑन द राइट साइड। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। उसके बाद आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है वो लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के तुरंत नीचे की साइड लोकेटेड है। इधर दिख रहा है यहाँ पे। द पैनक्रियाटिक जूस act on carbohydrate, fats and proteins and convert them into the simple forms। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के ऊपर काम करता है और इनको छोटे छोटे सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक कर देता है। अब जो स्टमक के अंदर हमने पढ़ा था ना, खाना जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, तो ये जो खाना जो पार्शियली डाइजेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की जिसमें ग्लैंड्स होती हैं वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट कर देता है, हमने अभी पढ़ा था। जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना उसमें, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें वो फाइनली क्या करते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट्स को तोड़ देते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो हुआ क्या यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज जो जूस सिक्रीट करते हैं वो आया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स थे उनको ब्रेक डाउन कर दिया गया। और उनको ब्रेक डाउन कैसे किया गया, यहाँ देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोटीन्स थे उसको अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर दिया गया, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट्स को तोड़ दिया गया फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ठीक है। उसके बाद हमारी डाइजेशन की प्रोसेस फिनिश होती है। उसके बाद हमारी बॉडी में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है दैट इज ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो होता क्या है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वहां पे सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का। अभी हमने पढ़ा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शियली फूड का डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है। कैसे होता है एब्जॉर्प्शन, यहाँ देखिए, ये जो विलाई लाइक फिंगर स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इस तरीके से है तो इसके अंदर पूरे ही सरफेस पे ऐसे विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऐसे पूरी जो वॉल्स होती है ना उसके इस पे ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम लोग विलाई बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर्स जैसी दिख रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। कॉमन सेंस देखिए, यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें से एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमारे पास सरफेस सिर्फ इतना है, लेकिन इतनी ही जगह में अगर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाएं तो देखिए कितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। एक तो इधर वाला, एक तो ये भी सरफेस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि एब्जॉर्ब होता है वॉल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो सीधे कहाँ जाता है हमारे ब्लड में। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में फाइनली क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स की मदद से जो खाना था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट प्रोसेस असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी ने अब खाने को इनटेक कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसको ब्रोक डाउन हो चुका है खाने का, एब्जॉर्प्शन हो चुका है। नाउ लास्ट वन इज असिमिलेशन। जो ब्लड होता है वो हमारे फूड में से जो भी यूजफुल चीजें होती हैं उसको बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में ले जाता है, ठीक है। और जो बॉडी होती है वो इन चीजों को यूज करती है ग्रोथ और मेंटेनेंस में। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यहाँ देखिए ध्यान से, द एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food and its utilization by the body is known as assimilation। assimilation कौन सी प्रोसेस है, जब हम डाइजेस्टेड फूड, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसको अपनी बॉडी में यूज करें तो उस प्रोसेस को असिमिलेशन कहते हैं। अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ना उसमें जो ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको जब हम और ब्रोक डाउन करें, किसकी मदद से ब्रोक डाउन होता है, वो ऑक्सीजन की मदद से। किस किस में ब्रोक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। मैंने क्या बोला कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज जो होता है उसको ऑक्सीजन की मदद से, O2 की मदद से
O2 की मदद से क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। किस किस में टूटता है वो, CO2 में, लिख लीजिएगा, वो किस में टूटता है, CO2 में, और उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे लिया हुआ है ना, एनर्जी रिलीज होती है, और इससे क्या होता है कि जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा और उससे एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी हमारी बॉडी फर्दर प्रोसेस के लिए क्या करेगी, यूज करेगी। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर used for the growth and repair of worn out cells। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ अमीनो एसिड्स भी फॉर्म होते हैं, उनका यूज होता है हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर के लिए। उसके बाद जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल था ना, जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी थी डाइजेशन की, जिसमें अभी हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होता है और प्रोटीन्स होता है, उसको हम अलग अलग चीजों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनते हैं उसको हमारी बॉडी के स्किन के अंदर रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर उसको एनर्जी की तरह फॉर्म में रिजर्व कर दिया जाता है कि बाद में अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़े तो वो उससे ले सके। ठीक है, लास्ट प्रोसेस ऑफ आवर डाइजेशन हियर इज इजेशन। हमने खाने को अब क्या करना है, इजेक्ट। अब जो भी जरूरी चीजें थी वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने यूज कर ली। ठीक है, हमने उसको दोबारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, वो अब आता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। इस पार्ट को बोलते हैं कॉलन, जहाँ पे कुछ पानी, कुछ वाटर और कुछ सॉल्ट को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अनडाइजेस्टेड। मतलब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ था ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन में आया स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें से भी कुछ वाटर और कुछ सॉल्ट्स को दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया गया लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट में। और उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है टू द सेकेंड पार्ट कॉल्ड द रेक्टम। अब उससे बाद वो कहाँ पे आता है, रेक्टम में। उसके बाद उसको स्टार्ट किया जाता है हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए एनस के थ्रू। हमारी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलता है वो एक रेगुलेटेड मैनर में, प्रॉपर मैनर में निकलता है, दैट इज नोन एज एनल स्पिंचर की मदद से। एनल स्पिंचर जो होता है वो हमारी बॉडी से एनस के थ्रू जब वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसको रेगुलेटेड मैनर में बाहर निकालता है। इस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। हमने पढ़ा इजेशन की प्रोसेस। तो हमारी बॉडी में 5 प्रोसेस हुई। फर्स्ट प्रोसेस इज intake of the food। ठीक है, ingestion takes place in the buccal cavity। The next process is in oesophagus, जहाँ पे rhythmic movement या peristalsis movement हुई थी और खाने को फर्दर मूव करवाया गया था। उसके बाद स्टमक में हमारी पार्शियली डाइजेशन फूड हुआ था, पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड हुआ था विद द हेल्प ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड प्रोटेक्टिंग द वॉल्स फ्रॉम द एसिड बाय द म्यूकस। उसके बाद फूड जो था वो आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ था और उसका एब्जॉर्प्शन भी हुआ था। अब जब फूड एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड था वो लास्टली आया था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का दोबारा से थोड़ा बहुत वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब करके उसको इजेक्ट कर दिया गया हमारी बॉडी से बाहर। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स हमारे चैप्टर में, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारे जो बॉडी होती है हमने उसमें डाइजेशन पढ़ लिया, लेकिन जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स उनमें डाइजेशन कैसे होता है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ये जैसे कि काउ, डियर, बफेलोज, कैमल्स, बहुत सारे वो फूड को डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं आफ्टर च्यूइंग इट वंस। मतलब वो हमारे खाने हमारी तरह बार बार खाने को चबाते नहीं है, वो सिर्फ एक बार चबा के खाने को डायरेक्टली इनगल्फ कर देते हैं। ठीक है, अब जो ये स्वेलोड फूड था वो उनके बॉडी के फर्स्ट चैम्बर में जाता है, दैट इज नोन एज रूमेन। अभी हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, पहले आप यहाँ देखिए। दे ब्रिंग बैक द फूड लेटर इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट अगेन। जब पहले तो उन्होंने फूड को स्टोर कर लिया रूमेन में, अब उसके बाद वो उसको दोबारा से अपने मुंह में लाके दोबारा से उसको च्यू करते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स, और इस वजह से इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो खाने को अपने मुंह में लाके दोबारा से च्यू करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके स्टमक के 4 मेन कंपार्टमेंट्स या चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, rumen, reticulum, omasum and abomasum, these are the 4 basic compartments of the stomach of ruminants। ठीक है, जो स्वेलोड फूड होता है वो आता है सबसे पहले रूमेन में, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं।
सेल्यूलोज जो होता है ना उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दिया जाता है, ज्यादा नहीं। उसके बाद फर्स्ट 2 चैम्बर्स जो होते हैं र्यूमेन और रेटिकुलम, जो फूड होता है यहाँ पे उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है और उसको सेपरेट कर दिया जाता है लेयर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। मतलब क्या हो रहा है फर्स्ट और सेकंड चैम्बर में, जो खाना है एनिमल्स का उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके सॉलिड और लिक्विड में, जो भी सॉलिड चीज है उनको एक साइड सेपरेट किया जा रहा है और जो लिक्विड है उनको एक साइड। सॉलिड क्लम्स टुगेदर टू फॉर्म कर्ड और बोलस। जो सॉलिड होता है ना उनके फूड में, वो एक साइड क्लम की फॉर्म में आ जाता है जिसको हम कर्ड या बोलस बोलते हैं। जो कर्ड होता है उसको दोबारा से र्यूमेन के माउथ में लाया जाता है, र्यूमेन अपने माउथ में लाता है और उसको फिर दोबारा से वो च्यू करना स्टार्ट कर देता है, दोबारा से उसे चबाना स्टार्ट कर देता है सलाइवा के साथ और उसको और तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब ये कर्ड च्यू हो जाता है, चबा दिया जाता है, तो उसको दोबारा से जो र्यूमिनेंट्स होते हैं उसे निगल लेते हैं और उसके बाद अब वो ओमैसम में आता है। ठीक है, मैसम इज द थर्ड चैम्बर, जहां पे फूड को ब्रोक डाउन किया जाता है उससे भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स में और उसके बाद वो आता है एबोमैसम में। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पे, इसको HCl भी बोलते हैं। और डाइजेस्टिव जूस, इन हमारी बॉडी में जैसे कुछ डाइजेस्टिव जूस थे, इनकी बॉडी में भी कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि इन चैम्बर्स में सीक्रेट होते हैं और जो फूड होता है उसके बाद वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज देन सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, सिमिलरली उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक्सक्रीशन की प्रोसेस होता है। ग्रास में सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से हम जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। जो गाय है, जो काउ है, वो यहाँ से ग्रास खाएगी। ग्रास जो होता है वो डायरेक्टली ग्रीन लाइन को फॉलो कीजिए, वो फर्स्ट चैम्बर में आता है। दिस इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ एन ruminant. First chamber is the rumen. Rumen is the largest chamber of ruminants. Ruminants क्या करते हैं, जो यहाँ से उन्होंने ग्रास ली उसको डायरेक्टली वो क्या करते हैं, दोबारा से वो यहाँ से सीधे यहाँ पे आएगा सेकंड चैम्बर में। और फिर सेकंड चैम्बर में क्या होता है, फूड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हमने पढ़ाया था ना अभी, लिक्विड और सॉलिड में। सॉलिड जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में हो जाते हैं, कर्ड की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में हो जाते हैं, कर्ड की फॉर्म में। अभी जो कर्ड बनता है उसको दोबारा से ये काऊ के माउथ में जाता है और दोबारा से यहाँ पे क्या होता है, क्या स्टार्ट होता है, यहाँ पे कर्ड के माउथ में जाता है और दोबारा से यहाँ पे रीडाइजेशन स्टार्ट होता है। वो दोबारा से उसको च्यू करने लगता है, च्यू करता है सलाइवा के साथ, दोबारा से वो मिक्स होता है दोबारा से। अब इस बार जो फूड है जो उसके माउथ में आया वो डाइजेस्ट हो चुका है, तो इस बार वो सीधे कहाँ जाता है, इन द थर्ड चैम्बर, दैट इज ओमैसम। कहाँ पे आता है वो, ओमैसम में। ओमैसम के बाद वो जाता है एबोमैसम में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो काऊ अपने अंदर ले लेती है, मतलब दैट इज एब्जॉर्ब। एंड फर्दर जो वेस्ट चीजें होती हैं दैट इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम हिज बॉडी, यानी उसके बाद होती है एक्सक्रीशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इफ एनी कंफ्यूजन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, so last one here is nutrition in amoeba. ठीक है, अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में केवल एक सेल होता है जो कि फाउंड होता है, पानी में मिलता है आराम से। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंड डेंस न्यूक्लियस और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स, वी कैन सी इन द डायग्राम। अमीबा का शेप बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, वेरिएबल मतलब इसकी अलग अलग शेप हो सकती है। इट हैज टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर फूड। अब होता क्या है कि ये अमीबा है, अगर इसके साइड में कोई फूड आया वो क्या करेगा, फूड के साइड से फिंगर, उंगलियों जैसा प्रोजेक्शन दिखाएगा, दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इस प्रोजेक्शन को स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फॉल्स फीट मूवमेंट। ठीक है, इधर देखिए, और वो उसकी मदद से अपने खाने को कैप्चर करता है, उसको इकट्ठा करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होता है वो पूरे उसके किनारे स्यूडोपोडिया को फैला लेता है और उसके बाद वो अपनी बॉडी में उसको इनगल्फ कर लेता है। यहाँ पे होती है डाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद अमीबा क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करना शुरू करता है जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो अमीबा है वो क्या करना चालू करता है, जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें से जो भी चीज उसको एब्जॉर्ब लायक होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी में।
एंड लास्ट वन इज जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अपनी बॉडी से उसको बाहर रिमूव करता है, दैट इज नोन एज डाइजेशन, ठीक है, एक्सपेल्ड आउट. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर दिस चैप्टर इज व्हाट इज न्यूट्रिशन, modes of nutrition in animals and its example, what is holozoic nutrition, steps of holozoic mode of nutrition, nutrition in humans and all the parts, the glands present and their functions. ठीक है, digestion in ruminants, ruminants में digestion कैसे होता है, उनके chambers और process जो भी होती है हर chamber में, and last one is the nutrition in amoeba. Okay students, thank you all.